हेलो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल्स विद आकाश। आज है 1 मई और आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कौन कौन सा एडिटोरियल है जिसको हमने डिस्कस करना है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नहीं देख रहे हैं कि हम डेली का जो न्यूज़पेपर है, जो करंट अफेयर्स है, वो हम अपलोड करते हैं और इस डेली न्यूज़पेपर में हमारी जो एक चीज़ रहती है कि हम उसको एक तो कंसाइज वे में करते हैं, नंबर 2 उसका जो बैकग्राउंड का उसको भी डिस्कस करते हैं, और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम स्टार्टिंग में एक जो मेंस का क्वेश्चन है उसको देते हैं और आप उसको भेज सकते हैं। आपका चेक करके हम क्वेश्चन जो है वो भेज देंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे उसको भेजना है। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो सिविल्स विद आकाश, वही सेम नेम पे आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, विच इज़ हैविंग मोर देन 4000 सब्सक्राइबर्स। तो आपने उस चीज़ को देखना है वहाँ पे जाके, ठीक है, और अपने आंसर जो वो भेज सकते हो ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी मेंस की तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आज का, कहते हैं जी, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। तो 150 वर्ड्स में आपने लिखना है 2021, ये GS1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिस करके जितना भी देखोगे, आंसर राइटिंग जितनी करोगे उतना बेटर होता जाएगा। चलिए नंबर 1 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 1 न्यूज़ कुछ खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड अगर हम निकालें तो मे बी सारा चैप्टर हमें करना पड़ेगा पॉलिटी का, लेकिन जो चीज़ है एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि भाई अगर जो गवर्नमेंट है अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर करेगी तो ऑब्वियसली जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो इंक्रीज होती जाएंगी, कि भाई कंटेम्प्ट वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट पिटीशन अगर इंक्रीज होंगी तो वो कहते हैं कि एक तरह का दूसरा जो बर्डन है जुडिशरी पे इंक्रीज हो रहा है, जो बैकलॉग है वो इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। नंबर 2, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या बोला, एक बड़ी अच्छी जो चीज़ मुझे भी लगी कि बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि भाई PM ने बोला कि लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहिए कोर्ट में, क्योंकि जो पॉपुलर लैंग्वेज रहती है वो एक ईजी कर देती है फॉर द सिटीजन टू अंडरस्टैंड द लॉ, ठीक है जी। नंबर 2, नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2, ठीक है जी। GS2 ये जुडिशरी जो है वहाँ से रिलेट करता है। नाउ द नंबर 2 न्यूज़ इज़ अबाउट दी कि जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसने सीज किया ₹551 करोड़ ऑफ शायोमी इंडिया। देखिए शायोमी इंडिया एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है। ये कंपनी जो है वो होली ओन्ड है या फिर सब्सिडरी कंपनी है किसकी, जो चाइनीज़ बेस्ड शायोमी ग्रुप है। अभी इन पे आरोप ये लगाया है कि जो रेमिटेंसेस होते हैं, रेमिटेंसेस को ये इलीगल वे से अपनी कंट्री में भेज रहे थे, मतलब अपनी कंपनी को दूसरे को दे रहे थे। तो इस वजह से ये जो इतने जो पैसे हैं वो सीज कर लिए गए हैं। अभी हमें पता होना चाहिए अबाउट द अथॉरिटी कि ED जो है वो है क्या। देखिए यहाँ पे जो ओरिजिन है ऑफ दिस डायरेक्टोरेट, सबसे पहले जो ED है उसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और इसका डिपार्टमेंट कौन सा होता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसका होता था। तो इसका ऑब्वियसली मेन काम क्या है, फेरा को देखना उस टाइम पे, क्योंकि फेरा होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, के आप एक्सचेंज को रेगुलेट करना, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना इसका मेन काम था। अभी 1957 में क्या होता है, ये जो यूनिट है इसका नाम रख दिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और नाम जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा जाता है तो इसका डिपार्टमेंट भी चेंज किया जाता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये होगी। फिर उसके बाद में हमें और क्या पता चलता है कि ये जो चीज़ है कुछ टाइम के लिए इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर भी रखेगी फॉर द 4 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा सकता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसकी पावर क्या है, मैंने आपको पहले बोला फेरा को हमने क्या किया था, अमेंड कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था फेरा को। फेरा की जगह पे एक नया हम एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी देखो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आपको लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। फेरा में रेगुलेट कर रहा है और फेमा में मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जो पावर है जो वो कम हो गई, ठीक है जी। लोगों को काम करने की इजाज़त होगी, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, जो फॉरेन जो एक्सचेंज है, मतलब जो फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज करने की एक वो मिल गया कि आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें रेगुलेशन कम हो गया। फिर उसके बाद में इनको एक और एक्ट के अंदर पावर दिया गया जिसमें था PMLA क्या हो गया जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना। एक क्रिमिनल लॉ है जहां पे वेयर बाय द ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू कंडक्ट इंक्वायरीज टू लोकेट प्रोविजनली अटैच एसेट ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बिसाइड्स अरेस्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द मनी लॉन्डर्स, ठीक। अब इसके बाद में हमें कॉम्पोजिशन इनकी पता होनी चाहिए। नंबर 1 है, बिसाइड्स डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सोनल द डायरेक्टोरेट ऑल्सो ड्रॉ ऑफिसर्स फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक है जी। तो डायरेक्टली इसमें रिक्रूटमेंट भी होती है, लेकिन जो बाकी की एजेंसीज है वहाँ से भी लोगों को यहाँ से रिक्रूट किया जाता है।
अदर फंक्शंस और कौन कौन से हैं, एक तो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। आपने कई बार देखा होगा कि हमारी कंट्री में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए और वो कुछ दूसरी कंट्री में जाके बैठ चुके हैं, तो उनको वहाँ से लेकर आना, उनके एसेट्स को देखना है ना, क्योंकि फ्यूगिटिव इकोनॉमिक हो गए वो तो ऑफेंडर्स एक्ट, तो इनको इस एक्ट के अंदर भी पावर मिली हुई है। एक और एक्ट है जिसका नाम है कॉफीपोसा। कॉफीपोसा एक्ट में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसी ने कंजर्व करके रखा हुआ फॉरेन एक्सचेंज को, एंड प्रिवेंशन करनी है इन्होंने स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये भी क्या है, ये सारा का सारा कॉफीपोसा के अंडर इनके पास पावर है। तो 4 एक्ट है और इनके पास हमने डिपार्टमेंट देखा, और ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछ चुका है अबाउट दी ईडी, तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। आगे चलते हैं। आफ्टर सीजलिंग अप्रैल टेम्परेचर इन मे टू बी हाई इन दी नॉर्थ एंड वेस्ट। तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि जो अप्रैल का टेम्परेचर था इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में वो हाईएस्ट था सिंस 1900। ठीक है, जो 1900 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से लेके अब तक ये हाईएस्ट टेम्परेचर हमें देखने को मिला है, और यही जो हाईएस्ट टेम्परेचर है या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये हमें मई में भी देखने को मिलेगा, जो कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा ओवर नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। So the rest of the country is unlikely to see levels touched in the March and April according to IMD. अभी हमें एक और इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में इज अबाउट दी IMD। IMD क्या है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए ये बना कब था, अब इसका क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बना या बिफोर इंडिपेंडेंस, तो मैं आपको बता दूं ये बिफोर इंडिपेंडेंस बना है 1875 में। ठीक है जी, तो ये एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है इन ऑल दी मैटर्स। ठीक है, रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि मेटीरियोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। और ये कौन सी जो मतलब हम मान के चले कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है। ये प्रिंसिपल और एडवाइजरी एजेंसी है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और इसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो नहीं मतलब 6 इसके नहीं है, एक ना जो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो उनके एक रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं, उनमें से जो हमारी IMD है वो एक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जानकारी यही देती है जितनी भी बाकी कंट्रीज हमारे नदर्न इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। IMD का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इज़ अबाउट कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि फिलिंग अप वैकेंसीज इन दी हाई कोर्ट नीड ऑफ द आर। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2। ठीक है, GS2 अगेन द जुडिशरी। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई हाई कोर्ट में अभी जो वैकेंसीज है उनको भरने की बात की जा रही है। यहाँ पे मैं बता दूं कि 5.8 मिलियन केसेज है जो वो पेंडिंग है 25 हाई कोर्ट्स में, जिसकी वजह से जो बर्डन है जुडिशरी पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। नंबर 2, यहाँ पे ये भी बात बोली गई है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि जज टू पॉपुलेशन जो रेशो है उसको हमने इम्प्रूव करना है। और ये इम्प्रूव करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमन्ना है उन्होंने जब भी जो ऑफिस में जब वो आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि फर्स्ट जो है कि जो सबसे पहला काम करना है कि जो जुडिशियल वैकेंसीज हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको फिलअप करना है। अभी होता क्या है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं उनको, ये देखिए अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और अंडर इसका आर्टिकल है 217, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लेकिन तभी अपॉइंट कर पाएंगे अगर ये जो प्रपोजल है वो इनिशिएट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इनिशिएट करेंगे, वहाँ पे जो भी फिर कोलिजियम बनेगा वो आएगा, फिर नाम आएगा, फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट होगी अंडर 217 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2 डन। तो ये यहाँ पे अगर एक अच्छे वे से नहीं कर पाएंगे तो वो इस तरह से जो बैकलॉग है वो क्रिएट होता जाएगा और मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद में जो इम्यूनिटी है लोगों की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ना, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि जो कि प्रॉब्लमेटिक है। सो यहाँ पे 600 राइस मिल्स इंस्टॉल ब्लेंडिंग मशीन्स फॉर द राइस फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है, पहली चीज़ तो प्रोसेस ऑफ एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू रेगुलर राइस यूजिंग एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, राइस में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो रेगुलर राइस है जो मेरा उसमें एडिशन करता हूँ, ऐड करता हूँ। पहली चीज़ जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग द एक्सट्रूडर मशीन
फिर यहाँ पे इन एर्नल्स को क्या किया जाता है, ब्लेंडेड विद दी रेगुलर राइस टू प्रोड्यूस दी फोर्टिफाइड राइस। तो फिर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर यूज टू ब्लेंड इंक्लूडेड आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन डी, B12, इन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। और जो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है उसमें सॉल्ट, ऑयल, मिल्क, व्हीट विच इज़ इन द सेंटर बास्केट फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिशन बाय 2024। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें पता चलती है और ये चीज़ हमारे यहाँ पे बोली जा रही है। सो अगर हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे तो ऑब्वियसली जो कोरोना वायरस के बाद में या फिर जो इम्यूनिटी जो वीक है उससे हम लड़ पाएंगे एक अच्छे वे से। आगे चलते हैं। आगे एक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, ऑल्टरनेटिव प्रपोजल विल कोस्ट एट लीस्ट 25,000 करोड़ सेज के रेल। अभी के रेल प्रोजेक्ट आपको पता ही है कि केरला का हाई स्पीड रेल जो प्रोजेक्ट है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार बात की है, वो कसरागोड, ये जो नदरन डिस्ट्रिक्ट है केरला का, इसको कनेक्ट करेगा विद द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, थिरुवनंतपुरम। ठीक है जी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। अभी इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट ये वो चल रहा था, तो वो कहते कि अगर ऑल्टरनेटिव प्रपोजल आपने लेना है तो इसके लिए हमें कम से कम 25,000 करोड़ जो कॉस्ट है वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगी एडिशनल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। पहली चीज़ यहाँ पे जो हमें पता लग रही है, सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रपोज प्रोजेक्ट है, जैसे हमने बात किया 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, 11 स्टेशन यहाँ पे हमें नजर आएंगे। बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट कौन कर रहा है इसको, केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो ये ज्वाइंट वेंचर है केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी। नंबर 2, इसमें इसकी नीड क्या थी कि अगर लोगों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इसकी नीड क्या थी। पहली चीज़ तो ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क यहाँ पे 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अगर प्रोजेक्ट पूरा होता तो इसमें लेस देन 3 और मतलब आप लगा के चलो 3 से 4 घंटे में ये जो चीज़ है वो कंप्लीट होती हमें नजर आएगी। नंबर 2 है टेरेन लिमिटेशंस, जो काफ़ी हमें देखने को मिलता था, जो ट्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर पर आवर पे ही जो है वो उनकी स्पीड रहती थी, क्योंकि टेरेन है जो वहाँ पे कुछ इस तरह का है। डी ट्रैफिकिंग, ये जो प्रोजेक्ट है वो जो सिग्निफिकेंट लोड है ट्रैफिक का उसको भी चेंज करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें जो रो सर्विस यहाँ पे चलाई हुई है, मतलब फेरी सर्विसेज एक तरह की होती हैं कि वहाँ पे चलाई हुई हैं, वो उनमें से भी मतलब एक्सपेंड करने में उसको काम करेगा, है ना। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, इंटीग्रेट एयरपोर्ट्स हो गए, IT कॉरिडोर्स हो गए, इस तरह से वो काम करेगा। ये नीड थी उसकी। लेकिन अभी इश्यूज़ क्या हैं। नंबर 1 तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेपरेट प्रोटेस्ट चला रही हैं। नंबर 2 ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो तो चाहिए होगी भाई। फिर नंबर 3 यहाँ पे ये बोला जा रहा है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट में दे आर्गू दैट द प्रोजेक्ट वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल स्कैम इन द मेकिंग एंड वुड सिंक द स्टेट फर्दर इनटू द डेट। ठीक है जी। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज के वहाँ से उठाना पड़ेगा लोगों को, इकोलॉजिकल डैमेज होएगा, फ्लड हजार्ड, क्योंकि वहाँ पे जो एम्बैंकमेंट्स हैं, द बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द लाइन विल ब्लॉक नेचुरल ड्रेनेज, जिसकी वजह से वहाँ पे हैवी रेंज में फ्लड आने की आसार बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपका मेंस का भी हो गया और इसका प्रीलिम्स का भी हो गया और ये होगी डायग्राम। ठीक है जी। तो दिस इज अरेबियन सी, दिस इज माई केरला एंड दिस इज द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम द कासरागोड टू द थिरुवनंतपुरम। डन। The next news which we are going to discuss is General Manoj Pandey is the army chief. We have already discussed this news, but again क्योंकि ये अभी चार्ज इन्होंने अभी लिया है, सो ये जो चार्ज है आर्मी स्टाफ का, ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फ्रॉम द जनरल मनोज नरवाने हु रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। ठीक है जी। जनरल पांडे इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ द इंजीनियर टू हेड द 1.3 मिलियन आर्मी। ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। लेकिन एक पोस्ट जो कि विपिन रावत जी के बाद में जो अभी वेकेंट हुई थी, वो CDS की पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अभी भी जो है वो वेकेंट है, तो अभी उसको भरने के लिए कोई बात नहीं की जा रही। आगे चलते हैं। एसेट्स ऑफ 7.27 करोड़ सीज फ्रॉम एन एक्टर। ये जो एक्टर है जैकलिन फर्नांडिस, इनसे 7.27 जो करोड़ एसेट्स है वो सीज किए गए जैकलिन फर्नांडिस से। तो ये जो ED के बारे में वो हमने आज ही पढ़ा है। ED, ठीक है ना, कब बना, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से 4 एक्ट हैं जो जिनके अंदर उनको पावर मिलती है, वो चीज़ आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट कि यहाँ पे हमें जो पता होना चाहिए, आगे चलते हैं। ऑटिज़म सपोर्ट नेटवर्क टू गिव स्पेशलाइज्ड केयर इन दी रूरल इंडिया। अभी आपको ऑटिज़म के बारे में पता होना चाहिए। आपने कहीं बच्चे देंगे और बच्चे देखे होंगे, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा।
देखिए जो ऑटिज़म जो सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक रेंज ऑफ कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन होएगी, रेंज ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें कि देखो इम्पेयर्ड सोशल बिहेवियर हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, या फिर नैरो रेंज हो सकती है इंटरेस्ट की और एक्टिविटीज़ की, दैट आर बोथ यूनिक टू द इंडिविजुअल एंड कैरिड आउट रेपिटेटिवली। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जिसका पता चल जाता है बचपन में ही पर्सन की फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ पर्सनस लाइफ में। पहले जो 3 साल हैं बच्चे की लाइफ के, वहाँ पे पता चल जाता है कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो एक डिसेबल तरीके से वहाँ पे हो रही है। अभी दिस इज़ नॉट द मेंटल रिटार्डेशन, ये मेंटल रिटार्डेशन ही है, क्योंकि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनमें एक एक्सीलेंट स्किल्स हो सकती हैं लाइक इन द आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग एटसेट्रा। सो द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग है इन द इंडिविजुअल विद ASDs इज़ एक्सट्रीमली वेरिएबल। ठीक है ना। तो वो वेरी करती है, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को एक ही तरह की प्रॉब्लम आती दिखाई देगी। अब इसके कॉजेज़ क्या है, प्रोबेबली मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी फैक्टर हो सकता है लाइक इन्वायरमेंटल हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करते हैं कि जेनेटिक्स में ये अगर चीज़ है तो वो आगे जाती है। अभी अगर हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें, सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होएगा और रेपिटेटिव उसी तरह के बिहेवियर रहेंगे, एक ही बात को बार बार बोलते रहेंगे, है ना। इसका क्योर क्या है, क्या ये क्योरेबल है? नहीं, ये क्योरेबल नहीं है। ऑटिज्म इज़ नॉट क्योरेबल। इसके जो सिम्टम्स हैं इट कैन बी एड्रेस्ड विद द एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन लाइक द एविडेंस बेस्ड साइकोसोशल इंटरवेंशन है, बिहेवियरल ट्रीटमेंट हो सकता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, हेल्थ प्रमोशन हो गया, केयर हो गया, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। हीट वेव्स आर स्टार्टिंग अर्लियर देन बिफोर, WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके बारे में ऊपर भी पढ़ा है, तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता लग चुकी है, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रोस ग्रीन वायलेशन इन द सुंदरबन पहले तो आप देख लो, सुंदरबन 2 जगह पे है, 1 इज़ बांग्लादेश एंड नंबर 2 इज़ माई कंट्री। सो जो मेरा कंट्री है उसके वेस्ट बंगाल के पार्ट में आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा। सुंदरबन के बारे में हमें थोड़ा सा और पता होना चाहिए। जो सुंदरबन है ये एक वास्ट कॉन्टेजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इन द कोस्टल रीजन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और ये इंडिया और बांग्लादेश के जो डेल्टाज हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ द गंगास, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर्स, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, 1973 में बनाया गया। फिर इसके बाद में सुंदरबन को एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1984 में। फिर उसके बाद में डेजिग्नेट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द 1987। देन सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय द यूनेस्को इन 2001। फिर उसके बाद में सुंदरबन वेटलैंड की अगर मैं बात करूँ तो इसको रामसर साइट में डाला गया। सुंदरबन जो पार्क है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक वाइड रेंज ऑफ फौना है, बर्ड स्पीशीज़ हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, एस्चुरिन क्रोकोडाइल, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, है ना, गेंगेटिक डॉल्फिन हो गया, ऑलिव रिडली टर्टल। यहाँ पे ये जो सारे जानवर है, ये जो फौना है वो हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन जो डेल्टा है वो ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन दी वर्ल्ड जो कि इनहेबिटेटेड है बाय द टाइगर्स। अदरवाइज कोई भी जो डेल्टा है या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको जो टाइगर्स है वो देखने को नहीं मिलते। और इसको प्रिजर्व करने के लिए डिस्कवरी इंडिया और जो वर्ल्ड वाइड फंड है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, उन्होंने पार्टनरशिप की विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लोकल कम्युनिटीज इन द सुंदरबन 2019। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे वे से काम आता है। इट्स अ मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो जब भी साइक्लोन आएगा या फिर यहाँ पे सुनामी आएगी तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सुंदरबन बहुत अच्छे वे से काम करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की नेक्स्ट न्यूज़ है उसके बारे में हमने जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है, बूस्टर डोज में नॉट ऑल्टर डिजीज सिवियरिटी ट्रेंड। तो अभी अब क्या करें कि बूस्टर डोज ना लगवाएं या लगवाएं, इसका कुछ पता नहीं लग रहा। तो सर्वे तो ये बोल रहा है कि भाई ये कोई आपकी डिजीज़ की जो सिवियरिटी है वो उसका जो ट्रेंड है उसको कुछ ऑल्टर नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा तक। तो अभी बताओ फिर क्या करें, न्यूज़पेपर वालों को ये भी बताना चाहिए था कि भाई लगवाएं ना लगवाएं, है ना, कुछ करके। तो ये यहाँ पे इन्होंने ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ में जो रिजल्ट किया था कि भाई हमने इतने लोगों को स्टडी किया, उन्होंने बूस्टर शॉट ले रखा था, लेकिन उनमें से 30% जो हैं वो इन्फेक्ट हो गए, और जिन्होंने नहीं ले रखा था उनमें से हमने देखा 3-5, देखो ना 2 सैंपल लिए इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ वैसे ही है कुछ, 2383 पीपल और दूसरा सैंपल था 3505। जो 2300 लोग हैं या फिर नियर अबाउट 2400 पीपल हैं, यहाँ पे उन्होंने बूस्टर शॉट ले रखा था, लेकिन उनमें से 30% को ओमाइक्रॉन जो ये कोविड है वो हो गया। उसके बाद में जो यहाँ पे हम बात करें 3505 में से
45% जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हो गए बाई दी ओमाइक्रॉन वेरिएंट। ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये होगी। सेकेंड चीज़ कहते हैं क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शन। अच्छा जी, और कोई बात बताओ। ये तो मतलब अभी नॉर्मली बात हो चुकी है कि भाई रिस्क बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हम देख भी रहेंगे गर्मी इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस और भी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो 3000 मैमल स्पीशीज़ है वो माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगी, जो कि वायरस को स्प्रेड करेंगी लोगों के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें मदर नेचर पे काम करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 3 जो न्यूज़ है, कोरोना वायरस कुड ईजिली इवॉल्व इन एनिमल्स। और बताओ, ये मतलब एक ही पेज पे इन्होंने सारा ऐसा गंदा सा डाल दिया कि जो कि और भी साल ख़राब करेंगे सारी चीज़ों को। कोरोना वायरस कुड ईजिली इवॉल्व इन एनिमल्स, ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं इसको। और ये वाले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यार, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कोरोना वाला मैं नहीं बताऊंगा, ये वही GS3 के से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। ये बेटर क्रॉप्स क्या है, प्लांट साइंटिस्ट आर टर्निंग इनटू स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फ्रॉम द जीन एडिटिंग टूल CRISPR-Cas9। तो वहाँ पे अगर आता है CRISPR-Cas9 इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, इट्स नथिंग बट अ जीन एडिटिंग टूल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं फसलों की ईल्ड को, रोबस्टनेस, कंज्यूमर अपील ऑफ कमर्शियल सेरेल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। स्वीटर स्ट्रॉबेरीज आर अ नाइस स्टार्ट। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी से स्टार्ट किया, तो वो कहते हैं एक अच्छी स्टार्ट आपने की है। CRISPR-Cas9 याद रखना है, एडिटिंग टूल है। अभी आपने देखा होगा, हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं हमारी ये जो डिस्कशन चल रही है, एनालिसिस चल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो यहाँ पे आग पकड़ लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से डर भी लग रहा है। अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो बैटरी है वही एक्सप्लोड हो रही है। यहाँ पे बैटरी में होता क्या क्या है, एक तो कैथोड लगा हुआ है, एक एनोड लगा हुआ है, और ये बीच में आपको दिख रहा है ये आयंस हो गए, मतलब लिक्विड और जेल इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया आयंस, तो क्या ये हो गया लिक्विड और जेल इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हाईली फ्लेमेबल है। और ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाए गए। ये जो आयंस हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली, और ये एनोड से कैथोड की तरफ क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ पे इसको मतलब इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। अभी इसमें कई बार होता क्या है, ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं, ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेपरेटर्स दिख रहे हैं। ये जो सेपरेटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। कई बार ये सेपरेटर्स वहाँ से हट जाते हैं, और जिस चीज़ की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा ही क्यों रहे हैं, पहले तो ये यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। पहली चीज़ तो भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज़, जो पेट्रोल डीजल के वो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तीसरी चीज़, ये पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा इसके लिए शोर मचाया जा रहा है कि भाई हमने रिप्लेस करना है पेट्रोल व्हीकल्स को। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली टू इम्प्रूव दी इन्वायरमेंट और टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइन बैटरीज को हम यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लाइन बैटरीज में मैंने आपको बताया 3 एक्टिव कंपोनेंट रहता है, एक तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है ना। तो जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो कैथोड है वो निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज बेस्ड ऑक्साइड बना होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो कि टिपिकल है सॉल्ट ऑफ लिथियम इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है ये को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है इन्वॉल्विंग फॉर्मिंग शीट्स ऑफ एनोड एंड कैथोड एंड असेंबलिंग देम इनटू द सैंडविच स्ट्रक्चर हेल्ड अपार्ट बाय अ थिन सेपरेटर। अभी उसके बाद में सेपरेटर अबाउट 15 माइक्रोन्स इन द थिकनेस, अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द ह्यूमन हेयर। अगर ये सेपरेटर वहाँ से हट जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट और नहीं आया हुआ आज के न्यूज़पेपर में। सो अगली डिस्कशंस के लिए, अगले न्यूज़पेपर को देखने के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को भाई शेयर करना मत भूलिए, और लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और जो क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन डालना चाहते हो, आंसर डालना चाहते हो, जो हमने मेंस का आपको क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर का, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।